दोस्तों नमस्कार। ये है AB क्लासपुर यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह अपने इस इतिहास के प्रैक्टिस सेट जो 22वां नंबर है, इसको हल करते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल AB क्लासपुर को अवश्य ज्वाइन करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, जिसका पहला प्रश्न ये है। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में प्रश्न है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो कौन व्यक्ति है जो कार्यान्वयन की जानकारी देने वाला रहा है? क्या ले मैसूरियर हैं, या फ्रेशर हैं, या माइलस बर्किट हैं, या कार्लाइल हैं? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ले मैसूरियर जो हैं नियोलिथिक युग में कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले थे। दोस्तों नवपाषाण काल से ही पत्थरों को पॉलिश करने की जो है शुरुआत होती है, और सर्वप्रथम जो है 1842 में कर्नाटक के मैसूर के लिंगसुगुर से नवपाषाणिक उपकरण जो है मित्रों प्राप्त हुआ है। लेकिन व्यापक स्तर पर जो उपकरणों की खोज है दोस्तों तथा नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी जो ले मैसूरियर द्वारा प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों। यह है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में जो है हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? ये बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का जो है उदय होता है। तो ये बताना है, इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका ए यानी पूर्वी हो जाएगा, या पश्चिमी, या उत्तरी पश्चिमी, या दक्षिणी पूर्वी? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपने दिया होगा, जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ये उत्तरी पश्चिमी यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रश्न है किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है या भाग में जो है इस संस्कृति का उदय हुआ है। मित्रों आपको ज्ञात होगा कि सिंधु सभ्यता जो है या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो है परिपक्व अवस्था वाले दोस्तों स्थलों में से प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और चन्हुदड़ो थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न हल करते हैं। ये अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जो है मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? क्या ये वो हर्यक वंश होगा, या जो है मौर्य वंश हो सकता है, या सी नंबर है गुप्त वंश, या डी नंबर शिशुनाग वंश? तो दोस्तों कौन सा प्रश्न सही होगा, उत्तर सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि जो है ये हर्यक वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश ये प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य से ही संबंधित थे। लेकिन ये गुप्त राजवंश जो है ये वहाँ के संबंध नहीं रखता है, यानी प्राचीन भारत के मगध विकास के संबंध में नहीं मिलता है। दोस्तों मगध राज पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषयों में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में जो है मतभेद है दोस्तों। महाभारत और पुराणों को के अनुसार जो है मगध का प्राथमिक जो राजवंश बृहद्रथ वंश था, फिर बाद में जो आता है हर्यक वंश दोस्तों, फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, ये क्रम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, या किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये प्रश्न है मौर्य वंश से, क्या हर्यक वंश से, या नंदवंश से, या शिशुनाग वंश? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया होगा, जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हर्यक वंश हो जाएगा। यानी मित्रों बिंबिसार जो थे प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। सुत्त निपात एक ग्रंथ है जो बौद्धों का है, में लिच्छवियों के नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। हर्यक कुल के लोग जो है दोस्तों नागवंश की एक शाखा की उपशाखा थे, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। आगे देखते हैं। ये प्रश्न रहा दोस्तों, इसको और छोटा कर लेते हैं और कूट के माध्यम से इसको
उत्तर देना है। पहले मिलान करिए, गुप्त कालीन अधिकारी हैं और उनके क्या कर्तव्य थे, ये प्रश्न है। तो दंडपाशिक का क्या काम था, महाप्रतिहार का क्या काम था, महास्फटिक का और महाबलाधिकृत का क्या काम था, ये क्रम है दोस्तों और इनको आपको मिलान करना है। तो बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ज्ञात होगा कि जो है मित्रों ये दंडपाशिक का जो कार्य था दोस्तों, आप जानते हैं कि ये पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था ये, और जो महाप्रतिहार होता था वो राजमहल के जो है रक्षक के काम में या राजप्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था का काम जो है देखता था, ये हो जाएगा। और महापचलिट जो था दोस्तों, आप जान गए हो कि ये भू राजस्व अधिकारी होता था, और जो महाबलाधिकृत है वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी यानी सेनाध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों ए हो जाएगा। ये एक सही मिलान सही होगा। आगे प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह है, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था जिसका क्या कार्य था या वो किसका उसका संबंध किससे है, ये बताना है। रात्रि में घूमने वाले गुप्तचर क्या उसके अधिकार में रहते थे, या रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक होता था, क्या ये सही हो जाएगा। या दोस्तों आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला अधिकारी होता था, क्या ये सही हो जाएगा। या एक न्यायाधीश के रूप में काम करता था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है उत्तर जो है ए सही हो जाएगा, यानी रात्रि में घूमने वाले गुप्तचर का अधिकारी होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है अगला प्रश्न। ये तो बहुत चलिए ठीक है। ये अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है, प्रश्न है पढ़ना है, अपने राज्यारोहण के जो बाद है निम्नलिखित में कुछ सुल्तान ने रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक जो बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान है, प्यार और स्नेह का हकदार होगा। तो ये कहने वाला कौन था, क्या बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन तुगलक था या सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक था ये जो इस वाक्य को कहने वाला था। दोस्तों जानते हैं कि इसका जो शासनकाल है 1325 से 1351 तक होता है एमबीटी का, और इसी ने ही जो जब दोस्तों कहा था कि जो भी हम उम्र है वो उस अनुसार जो है सम्मान का पात्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श की उपाधि से जाना जाता है वो कौन था, ये बताना है। क्या ऐबक था या इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो बताना है वो कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो बताना है। इस प्रश्न का उत्तर सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ऐबक जो था कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, किंतु अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो जो ऐबक का शासनकाल था मित्रों वो संक्षिप्त था, यानी 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक ही था। वह एक गुलाम था दोस्तों जो मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया था, किंतु अपनी योग्यता और कुशलता के कारण जो है दोस्तों वो गोरी का जो है कृपा पात्र बन जाता है और गोरी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी उसे ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं मित्रों, किस मुगल शासक द्वारा जो है सती प्रथा जो थी उसके विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया जाता है, यानी मनाही कर दी जाती है कि सती प्रथा जो है ये कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ऐसा घोषणा की थी। तो क्या औरंगजेब या अकबर या शाहजहां या जहांगीर। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी औरंगजेब ने जो है सती के विरुद्ध जो है राजकीय निषेध जारी किया था। दोस्तों
सती प्रथा का प्रचलन जो है प्राचीन काल से ही विद्यमान था। यह प्रथा विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने समय में इसे रोकने का प्रयास किया। मध्यकालीन भारत में एमबीटी पहला तुगलक शासक था जिसने इसे रोकने का प्रयास किया। फिर मुगल काल में जो है अकबर ने भी रोकने का प्रयास किया, और औरंगजेब जो पहला शासक था दोस्तों, जिसने स्पष्ट रूप से यह आदेश, राजकीय आदेश जारी किया कि सती प्रथा को बंद कर दिया जाए। तो ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक है एक फतवा ए आलमगीरी। ये फतवा आलमगीरी पुस्तक है जो किससे संबंध रखती है? कानून संहिता से है, या संगीत से है, या सूफी सिद्धांत से, या दोस्तों गायन विद्या से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फतवा ए आलमगीरी का जो संबंध है वो एक कानून की पुस्तक थी। दोस्तों औरंगजेब के समय में ये फतवा ए जहांदारी जो आलमगीरी जो है कानून ग्रंथ जो है लिखा जाता है, जिसमें राज्य, कला, सामान्य नैतिकता, सामान्य रणनीति, आर्थिक नीति, न्याय और दंड पर एक शरीयत आधारित संकलन है। आगे देखते हैं मित्रों, ये प्रश्न है अपना, ये प्रश्न पढ़िए और इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। फिर आपको ये प्रश्न है, अकबर की विजयों से संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और उसे कालक्रमानुसार जो है लगाना है। तो क्या उड़ीसा की विजय पहले हुई थी, या सिंध की, या कंधार की, या बलूचिस्तान विजय? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो उड़ीसा की विजय है मित्रों, उसकी जो विजय होती है वो होती है 1592, यानी उड़ीसा विजय 1592। मित्रों सिंध विजय जो होती है वो 91 में होती है, और जो कंधार विजय होती है वो 95 में होती है मित्रों, ये 95 में होती है। और जो आपके बलूचिस्तान विजय है यह भी जो है 95 में ही दोस्तों होती है। तो अगर इस क्रम को मिलान करेंगे तो हमारा उत्तर नंबर जो है सही बी विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। क्या ए नंबर सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 1710 से 15 के बीच जो है दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क के दक्कन के लिए चौथ और स्वदेशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया। क्या सही हो जाएगा? दूसरा नंबर लिखा है, सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और स्वदेशमुखी मराठाओं को देने के लिए शाही फरमान को सम्मान दिया। क्या सी नंबर, जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की थी? क्या ये सही है? या है मराठा और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था? अब इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी बी सी डी ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन ए कथन में जो लिखा हुआ है 1710 से 15 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क के दक्कन के लिए चौथ और स्वदेशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के जो बीच है कौन सा क्षेत्र विवाद का कारण बना था? यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच विवाद का कारण था? तो इसको बताना है, क्या सोरापुर दोआब था, या रायपुर दोआब, या मालवा दोआब, या जेच दोआब था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रायचूर दोआब जो था यह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच झगड़े का कारण बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं ये बताना है, और कूट के माध्यम से फिर इस प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न लिखा हुआ है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जो है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए
शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्के की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के सिक्के चलाए थे। क्या ये सही है? ये जानकारी करना है। दूसरा है, उसने माप तौल के मानकीकरण के कुछ जो सिक्के चलाए थे या प्रयास किए थे चलाने के। सी नंबर है, उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। नंबर 3 डी लिखा है, उसने अनेक सराएं बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। तो क्या सही है इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी ए बी सी ये 3 सही हैं, लेकिन जो डी नंबर है ये गलत है, यानी इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों, जो सराएं बनवाई थी सिर्फ यात्रियों के लिए आराम के लिए जो है नहीं ही थी। आगे बढ़ते हैं। ये है, मुगल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी किए विभिन्न फरमानों विज्ञप्तियों का कालक्रमानुसार वर्णन करना है और उसके बाद उत्तर आपको देना है। एक कालक्रम में लगाना है, कौन सा क्रम जो है सही होगा। अकबर का रामदास को जारी फरमान, क्या ये पहले आएगा? या बी नंबर में लिखा हुआ राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति, क्या ये सही हो जाएगा? या जो है सी नंबर मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, क्या ये आएगा क्रम में? रसिकदास करोड़ी को जारी फरमान, तो क्या क्रम सही होगा ये बताना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए बी डी सी ये क्रम सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। अगर बात आगे देखते हैं दोस्तों, ये है अगला प्रश्न। किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छापे खाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति को इंगित करता है, ये बताना है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर